हेलो नीट स्टूडेंट, मैं ऋषु जायसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज हम आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 1 लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर की ओवरव्यू के बारे में समझते हैं। चैप्टर ओवरव्यू। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का ओवरव्यू जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप उस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में किस किस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। और इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं इससे, ठीक। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस चैप्टर को हमको खत्म करने में 5 to 6 लेक्चर लगेंगे, ठीक। तो आज लेक्चर फर्स्ट है। चैप्टर की ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ये सब देखेंगे, जो कि फर्स्ट लेक्चर इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे है। देन हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में देखेंगे, जो कि सेकेंड लेक्चर होगा हम लोग का। किंगडम प्रोटिस्टा, देन उसके बाद हम लोग किंगडम फंगाई देखेंगे, ठीक। इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। तो किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया, इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, डिटेल चैप्टर प्लांट किंगडम चैप्टर 3 है क्लास 11 का, और एनिमल किंगडम वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक। वहाँ पे डिस्कस कंप्लीटली डिटेल में करेंगे, ठीक। तो किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा में हम लोग आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। आप चैप्टर में जान जाइए कि आगे आप किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक। देन उसके बाद हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें हम लोग क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट और यूग्लेनोइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, इन डिटेल। और भी है, आपको बता दें कि स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन है, ठीक। किंगडम फंगाई में है बैसिडोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज वगैरह है, उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे कंप्लीटली अच्छे तरीका से। किंगडम प्लांटिया एनिमिलिया है और वायरस, विरोइड्स और लाइकेंस है। तो ये है चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक। आप अपने नोटबुक में इसको फर्स्ट पेज में इसको लिख लीजिए। देन उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चैप्टर का ओवरव्यू जानना जरूरी होता है। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन बेस है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई किया गया था, ठीक। तो सबसे पहले एरिस्टोटल साहब ने अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जो है एरिस्टोटल, ठीक, वाज द फर्स्ट। आप मेरे साथ नोट लिखते चलिए, नोट्स के लिए आप अलग से समय मत दिया कीजिए, आप उतना समय रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो कभी भी लेक्चर के दौरान ही नोट्स लिखा जाता है, ठीक। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स लिखिए। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई to attempt
attempt the classification of living organism। ठीक, तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरिस्टोटल साहब के बारे में जान जाए कि एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल जो थे, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां है एरिस्टोटल साहब की। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक, तो और इसके बारे में बात कर ले तो he was the first scientist to classify the living organism। ठीक, तो इन्होंने किस बेसिस पे किया था? तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। ठीक, तो इन्होंने प्लांट और एनिमल में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया? डिवाइड किया। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको बता दे, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक, तो प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक, तो हर्ब, श्रब और ट्री। ठीक, एनिमल्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इनीमा और एक एनाइमा। तो इनीमा का मतलब होता है जिसमें रेड ब्लड फ्लूइड प्रेजेंट हो, रेड ब्लड फ्लूइड क्या हो? प्रेजेंट हो। एनाइमा का मतलब होता है जिसमें रेड ब्लड फ्लूइड, जिस एनिमल्स में रेड ब्लड फ्लूइड एब्सेंट हो। ठीक, हर्ब श्रब ट्री की बात करें, प्लांट्स को इन्होंने हर्ब श्रब ट्री में डिवाइड किया। तो हर्ब का मतलब होता है छोटे प्लांट, श्रब का मतलब होता है मिडिल प्लांट और ट्री का मतलब होता है बड़े प्लांट। और एनिमल्स को इन्होंने जिसमें रेड ब्लड फ्लूइड प्रेजेंट था तो इनको इनीमा में डाला, और जिसमें रेड ब्लड फ्लूइड एब्सेंट था तो उसको एनाइमा में डाला। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ए से एनाइमा और ए से एब्सेंट। ठीक, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कंफ्यूजन बाद में क्रिएट नहीं होगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट किया। ठीक, एरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई किया, टू क्लासीफाई। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर। तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। प्लांट्स में 3 कैटेगरी को डिवाइड किया, हर्ब श्रब ट्री, और एनिमल को इनीमा और एनाइमा में। तो आई होप आप इसको लिख रहे होंगे। आप इसको लिखिए, हम साइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे।
आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स के लिए आप अलग से समय मत दिया कीजिए, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। टू किंगडम, अगर आप इस चैप्टर इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो मेरे लेक्चर से आपका इस चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये बेसिक चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम वगैरह। इससे क्या होगा, आपका बॉटनी का बेस मजबूत होगा, बेस स्ट्रांग होगा, एक कंसेप्ट आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर से। आगे सारे चैप्टर में आपको कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप इसको, आपका बेसिक चैप्टर है, आप इसको अच्छे तरीका से मेरे साथ साथ कवर करते चलिए, मेरे साथ साथ नोट्स लिखिए, हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसका कराएंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, ठीक। तो इन्होंने कैरोलस लिनियस, ठीक। तो इन्होंने सारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्लांट्स, प्लांटी और एनिमिलिया में क्या किया, डिवाइड किया, ठीक। इनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो कुछ अलग था। जो इससे पहले हम लोग अरिस्टोटल के बारे में देखे थे, वो भी प्लांट और एनिमल में डिवाइड किए थे, लेकिन उनका और इनके में थोड़ा डिफरेंस है। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफाई किए थे, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरोलस लिनियस classify the living organism is पहला response to external appearance, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। लोकोमोशन और लास्ट सेल वॉल, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरोलस लिनियस क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन और सेल वॉल। तो हम रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, सॉरी अपीयरेंस नहीं, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक। तो आपको हम बता दें कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एनीमिलिया क्या करता है, शो करता है। तो इसमें ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। और प्लांट जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कोई भी रिस्पॉन्स, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, तो इसमें ये क्या है, एब्सेंट है, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनीमिलिया जो है क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, और प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ठीक। लोकोमोशन की बात करें तो एनीमिलिया क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, तो लोकोमोशन क्या है, एब्सेंट है, तो ये एब्सेंट। सेल वॉल की बात करें तो एनीमिलिया में किसी प्रकार का कोई सेल वॉल नहीं होता है, तो ये क्या है, एब्सेंट है। और प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। तो ये है कैरोलस लिनियस का बेसिस, जो इसके आधार पर इन्होंने प्लांटी और एनीमिलिया में डिवाइड किया, जिनको नाम दिया गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, ठीक। तो बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरोलस लिनियस क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन और सेल वॉल। तो प्लांटी में देखें रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉप्स है और ये ऑटोट्रॉप्स है। लोकोमोशन की बात करें तो एनीमिलिया लोकोमोशन कर सकता है,
प्लांट्स नहीं कर सकता है, तो ये प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है। सेल वॉल की बात करें तो ये एब्सेंट है एनिमिलिया में और इसमें प्रेजेंट है। ठीक, तो इन्होंने सेल वॉल के आधार पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठा के प्लांटिंग में तो डाल दिया, लेकिन ये इनकी कुछ खामियां बन गई, यानी कि ड्रॉबैक्स बन गए। तो अब हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। दिस ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, जैसे कि इन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर नहीं, प्रोकैरियोट्स, पहले यूनिसेलुलर की बात कर लेते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लेस्ड टुगेदर। प्रोकैरियोट्स and eukaryotes placed together। ऑटोट्रॉप्स, ये इनके ड्रॉबैक्स है। ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स प्लेस्ड टुगेदर। ठीक, तो इनके ड्रॉबैक क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो भी था इन्होंने क्या किया, जैसे कि इन्होंने प्लांट में डाल दिया, ठीक, एनिमल में डाल दिया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को क्या किया, जैसे कि आपको हम बता दें कि मोनेरा और प्रोटिस्टा को जैसे कि जो भी था इन्होंने उठा के प्लांटी पे डाल दिया। ठीक, और ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स प्लेस्ड टुगेदर। तो आप इसको लिखिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक, आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, इसको भी इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बाद 4 किंगडम 5 किंगडम भी देखेंगे। इससे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है हेकल साहब ने दिया था। ठीक, जो कैरोलस लिनियस का जो ड्रॉबैक था, 3 ड्रॉबैक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने साथ में रख दिया था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया था, और ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स को साथ में रख दिया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो एक पॉइंट है, जो कैरोलस लिनियस का जो ड्रॉबैक था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लेस्ड टुगेदर, इन्होंने इसको क्लेरिफाई किया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में एक सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से डिवाइड किया, तो आपका प्लांटी और एनिमिलिया तो सारे किंगडम में कांस्टेंट है। ठीक, और इन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया अपने क्लासिफिकेशन में। तो इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को जो साथ में रखा हुआ था प्रोटिस्टा और एनिमिलिया में, तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट आउट किया। तो इन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल separated unicellular from मल्टीसेलुलर। ठीक, तो ये था इनका हैकेल का, और इनका जो ड्रॉबैक था, बस इन्होंने ये
एक एक पॉइंट तो क्लियर कर दिए थे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में इन्होंने क्लियरेंस दे दिया था कि इन्होंने प्रोटिस्टा को लाकर ये दे दिया था। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर इन्होंने अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में भी ये साथ में थे, इन्होंने इसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं बताया था। तो ये ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के जगह पर आप लोग कर लीजिए 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर अपने नोटबुक में, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, तो आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा जो है इंक्लूड हुआ था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आफ्टर द माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद जो है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, और ये जो है आपके कोपलैंड साहब ने दिए थे। ठीक, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड दिए थे। ठीक, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप किंगडम मोनेरा was included। ठीक, इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सारे किंगडम में प्लांटी और एनिमिलिया क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, सारे साइंटिस्ट प्लांटी और एनिमिलिया को कांस्टेंट लेके चल रहे थे। ठीक, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी, सॉरी दिक्कत नहीं, इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन दिया। क्या क्या, तो प्रोटिस्टा जो कि पीछे देखे थे, यहाँ तक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन तक देख लिए थे, लेकिन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोपलैंड ने क्या किया, मोनेरा को इंक्लूड किया। तो यहाँ पे मोनेरा को इंक्लूड किया। तो ये था 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है कि मोनेरा को इंक्लूड किया गया, जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया। ठीक, सारे यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा में रखा गया। ठीक, सारे ऑटोट्रॉप्स को प्लांटी में रखा गया। तो इस तरह से था क्लासिफिकेशन। जो ड्रॉबैक्स यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि अभी भी कोपलैंड ने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर जो था, इस पॉइंट को तो क्लियर कर दिए थे, लेकिन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स प्लेस टुगेदर इसके बारे में अभी भी कोपलैंड साहब कुछ नहीं बता पाए थे। तो ये अभी भी इनका ड्रॉबैक है, और कहीं ना कहीं ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्या होता है, रिजेक्ट होता है। तो ये पॉइंट तो इन्होंने क्लियर कर दिया, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इन्होंने 4 किंगडम अब कर देते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स प्लेस टुगेदर। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट्स सेपरेट आउट फ्रॉम यूकैरियोट्स। जिनको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में नहीं पता है, आपको हम सेल वॉल चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में इतना जान जाइए, जिसके पास सेल ऑर्गेनेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, तो उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और जिसके पास किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो आई होप आप इसको लिख रहे होंगे, लिख लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को अब हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो जो अब एक ड्रॉबैक रह गया था, अभी भी अर्लियर क्लासिफिकेशन का एक ड्रॉबैक रह गया था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स प्लेस टुगेदर। ये पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो आर एच विटेकर साहब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के थ्रू इस पॉइंट को क्लियर करते हैं।
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? RH विटेकर। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। RH विटेकर, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और इन्होंने कब दिया था? तो 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, ठीक। तो इन्होंने कैसे डिवाइड किया था? तो आपको बता दे, सारे किंगडम को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम मोनेरा, ठीक। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, फोर्थ वन इज प्लांटी, और लास्ट एनिमिलिया, ठीक। तो इनके अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये था। ये किस बेसिस पे इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए थे? तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ RH विटेकर क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना, इरेज कर रहे हैं। पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंड लास्ट वन इज सेल वॉल, ठीक। तो इन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को? तो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और 5 इज सेल वॉल, ठीक। तो इनके क्लासिफिकेशन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। MBRPC के बेसिस पे इन्होंने क्या किया था? क्लासिफाई किया था। RH विटेकर साहब 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, और ये क्लासिफिकेशन बहुत हद तक मतलब कि एक्सेप्टेबल है। बाकी सारे जो आप क्लासिफिकेशन देखे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, सारे में ड्रॉबैक्स थे, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। लेकिन इन्होंने बस वायरस को, विरुआइड्स को, प्रियोन्स को, लाइकेंस को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दिया, जो आगे हम अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे वायरस, विरुआइड्स और लाइकेंस के बारे में। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक। हम साइड हो जा रहे हैं। तो आई होप लिख रहे होंगे आप लोग। तो इन दिस क्लासिफिकेशन prokaryotes separated from eukaryotes, unicellular separated from multicellular, and autotrophs separated from heterotrophs, ठीक। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रोकैरियोट सेपरेटेड फ्रॉम यूकैरियोट्स, इन्होंने सेपरेट आउट कर दिया। यूनिसेलुलर सेपरेटेड फ्रॉम मल्टीसेलुलर, और ऑटोट्रॉफ सेपरेटेड फ्रॉम हेटेरोट्रॉफ्स। जो सारे किंगडम का कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स था, ये इन्होंने सारे ड्रॉबैक्स को क्लियर कर दिया। और लास्ट वन जो ड्रॉबैक्स था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का, एक ड्रॉबैक रह गया था, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स प्लेस्ड टुगेदर, उन्होंने इसको भी फंगाई को लाकर क्लियर कर दिया। यानी कि फंगाई क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स, और प्लांटी क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। पहले दोनों प्लांटी में था, ठीक। तो आई होप आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे, ठीक।
आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किस किस में था किंगडम में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमिलिया। ठीक, ये था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो बहुत एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं, जो आरएचपी टेकर साहब ने दिए थे। तो इसमें ऑल प्रोकैरियोट्स को क्या किया गया? एक साथ रखा गया। तो ऑल प्रोकैरियोट्स जो कि इसमें किंगडम मोनेरा आता है। ठीक, किंगडम मोनेरा। ऑल यूकैरियोट्स तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स में चला गया, तो बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया इसमें आएगा, ऑल यूकैरियोट्स में आएंगे। ठीक, तो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक, तो ये ऑल यूकैरियोट्स में था। अब बात करते हैं, इन्होंने इसको भी डिवाइड किया आरएचपी टेकर। ऑल यूनिसेलुलर को एक साइड रखा और ऑल मल्टीसेलुलर को इन्होंने क्या किया? एक साइड रखा। ठीक, तो ऑल यूनिसेलुलर में आप प्रोटिस्टा को, यानी कि इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को यूनिसेलुलर में रखा। ठीक, तो बाकी जो बच गए फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये क्या है? ऑल मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया ये क्या है? मल्टीसेलुलर है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो इस तीनों में से ऑल ऑटोट्रॉप्स एक साइड रखा और ऑल हेटेरोट्रॉप्स, आई होप आप मेरे साथ नोट्स लिख रहे होंगे। तो ऑल ऑटोट्रॉप्स में इन्होंने प्लांटी को रखा। ठीक, तो किंगडम प्लांटी। ऑल हेटेरोट्रॉप्स में इन्होंने क्या किया? जो दो बच गए, फंगाई और एनिमिलिया क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। तो फंगाई और एनिमिलिया क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। इन्होंने फिर फर्दर जो है कि डिवाइड किया। सॉरी, हम पहले ही डिवाइड कर दिए फंगाई और एनिमिलिया। तो इन्होंने फिर फर्दर डिवाइड किया किसमें? फंगाई और एनिमिलिया को ऑल मतलब सेल वॉल के बेसिस पे, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था उनको वो फंगाई है। ठीक, आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आपको बोल के बता देते हैं। और ये जो सेल वॉल प्रेजेंट तो फंगाई, और सेल वॉल जिसमें एब्सेंट है यानी कि वो एनिमिलिया। तो ये था इनका आरएचपी टेकर का क्लासिफिकेशन करने का तरीका, जो अलग अलग सेपरेट आउट किए थे। तो आप जो है इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये कार्ल वुज नाम के साइंटिस्ट ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। इन्होंने कुछ नहीं किया था, मोनेरा जो किंगडम था
उसको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, यानी कि पहला आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा यूबैक्टीरिया, बाकी जो 4 था वो मिला के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, तो हम बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये जो मोनेरा था इसको 2 कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड कर दिए, एक यूबैक्टीरिया और एक आर्कीबैक्टीरिया। ठीक, यूबैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया, बाकी जो था सेम था। किंगडम क्या था, प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया। ठीक, बाकी मोनेरा को इन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया था। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल उज ने दिया था। देन उसके बाद बाकी सबको इन्होंने डोमेन्स में क्या किया, डिवाइड किया। तो यूबैक्टीरिया को एक डोमेन में, आर्कीबैक्टीरिया को दूसरे डोमेन में, बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया जो इससे पहले देखे थे ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है, तो इनको एक डोमेन्स में डाला। ठीक, तो हम बात करते हैं कि ऑल 6 किंगडम separated in 3 domains। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, पहला डोमेन्स यूबैक्टीरिया, दूसरा आर्कीबैक्टीरिया, और तीसरा बाकी जो ये प्रोटिस्टा है, फंगाई है, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स। ठीक, तो ये है इनका एक डोमेन, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन। ये यहां से यूबैक्टीरिया आया, यहां से आर्कीबैक्टीरिया आया, सॉरी, और यहां से यूकैरियोट्स आया। ठीक, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल उज साहब ने क्या किया, मोनेरा को यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में डिवाइड किया। तो यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया सारे को मिला के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने 3 डोमेन्स में क्या क्या सेपरेटेड किए, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं तक है, यहीं तक एंड करते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप इसको साथ साथ मेरे साथ साथ लिखिए, लिखते चलिएगा, लिखे होंगे, तो पहले आप लिख लीजिए तो फिर बात करते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो आज का लेक्चर पहला दिन है तो ज़्यादा लंबे समय का रखते नहीं है। कल से जो है हम अपने मतलब कि 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर होगा मेरा प्रतिदिन, लेकिन आज जो फर्स्ट डे है तो ज़्यादा नहीं, 40 मिनट के आसपास का ये लेक्चर होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में किंगडम मोनेरा के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक।